अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। जब सियासत में इख्तलाफात हद से बढ़ जाए तो फिर मुज़ाकरात से हल नहीं होते, फिर मामलात किसी की मुकम्मल हार या मुकम्मल जीत से ही हल होते हैं। 90 की दहाई की सियासत अब 2023 में सियासतदानों को यही मसला दरपेश है। कुछ अर्सा कबल तक जो बरसरे इक़्तिदार थे वो सियासी मुखालिफिन से बातचीत तो दूर हाथ मिलाने तक को तैयार नहीं थे। आज सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। अब वही रहनुमा ज़ेरे अताब है। उनकी पार्टी ताश के पत्तों की मानिंद बिखर रही है। जिन अपनों पर तकिया किए हुए थे वो भी एक एक करके साथ छोड़ते चले जा रहे हैं, जिसके बाद बदली से ही लेकिन मुज़ाकरात पर मजबूर ज़रूर हो चुके हैं। यह अलग बात है कि अब भी वो मुज़ाकरात सियासी लोगों की बजाय किसी और से करना चाहते हैं। इधर से मुकम्मल नो लिफ्ट का साइन देखकर अब वो सियासी लोगों से भी मुज़ाकरात की दुहाइयाँ दे रहे हैं। माजी करीब में इमरान खान का रवैया सियासी मुखालिफिन के साथ इस हद तक सख्त था कि उनका नाम भी लेना गवारा नहीं करते थे। तमाम बड़े रहनुमाओं पहुंचाकर भी उनकी अना की तस्कीन नहीं हुई तो ये जेल में मिलने वाली सहूलियात भी खत्म करने का ऐलान करते रहे। ये अपने सियासी मुखालिफिन को चोर, डाकू, लुटेरे, पता नहीं कौन कौन से अलकाबात से नवाजते रहे। इमरान खान साहब क्या कहते रहे उस वक्त, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। आज इमरान खान मुश्किल में है। इस मुश्किल से निकलने के लिए उनके पास ना कोई रास्ता है ना सबील। ये अब उन्हें अपने मुखालिफिन जिनको पाबंदे सलासल करके फख्र महसूस करते थे, आज उनसे मुज़ाकरात की बार बार अपील कर रहे हैं। लेकिन नून लीग, खासकर शहबाज शरीफ जो हमेशा अपनी सुलहजोई, मामला फहमी के हवाले से मशहूर थे, अब हैरानकुन तौर पर इमरान खान से किसी भी तौर मुज़ाकरात करने के हामी दिखाई नहीं देते। आज उन्होंने ट्वीट के जरिए वाज़े किया कि सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। एक मेज़ पर बैठकर इत्तफाक़ राय से ही सियासी और आईनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। उन्होंने कहा कि इंतशार पसंद अनासर रियासत की अलामतों पर हमला करते हैं, उनकी मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। ये वही शहबाज शरीफ है जिन्होंने हमेशा वफामत की बात की है। नेशनल डायलॉग के हवाले से कई बार ये पेशकश कर चुके थे। मामलात में मिल बैठकर उन मामलात को हल करने की कई बार ऑफर्स दे चुके, लेकिन हर बार उनकी ऑफर्स को एनआरओ हासिल करने का मुतरादिफ करार दिया गया। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात के बारे में क्या कहते रहे, इससे पहले उनकी रविश कैसी थी? अब सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि उनकी जमात की तमाम सीनियर लीडरशिप न सिर्फ इमरान खान से मुज़ाकरात की हामी नहीं है, बल्कि उनकी नज़र में तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देकर इमरान खान समेत तमाम शरपसंदों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करना चाहिए। इन रहनुमाओं में वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात समेत दीगर शामिल है जो इमरान खान से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात की हामी दिखाई नहीं देता। आज वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान समेत सदर आरिफ अलवी पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि वो समझते हैं कि इमरान खान के साथ आरिफ अलवी भी 9 मई को दिफाई तंसीबात पर हमलों की साजिश में शरीक थे। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि इमरान खान को फौज या रेंजर्स ने गिरफ्तार नहीं किया, रेंजर्स ने इमरान खान की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद की। दूसरी जानिब आज इमरान खान इंसदाद दहशतगर्द की अदालत पहुंचे, जिसने 2 जून तक 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी थी। अदालत ने इमरान खान को तीनों मुकदमात में 1-1 लाख के मचलके जमा कराने की हिदायत की थी, जिस पर आज इमरान खान ने यह जमानती मचलके जमा कराए। दूसरी जानिब 9 मई के वाकयात से मुताल्लिक कायम की गई GIT ने तफ्तीश की गरज से आज इमरान खान को तलब कर रखा था, लेकिन इमरान खान GIT में पेश ना होने का फैसला कर चुके। उनकी लीगल टीम GIT में उनकी नुमाइंदगी के लिए पेश हुई। इमरान खान एक और दरखास्त भी GIT को लिख चुके, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज GIT के सामने पेश होने का नोटिस मौसूल हुआ, नोटिस का जवाब देने और GIT के सामने पेश होने का बहुत कम वक्त मिला। आज जमानत के लिए ATC और फिर हाई कोर्ट में पेश होना था। मेरी जान को खतरात के हवाले से भी आप आगाह हैं। जमान पाक में GIT किसी भी वक्त आ जाए या मुझे वीडियो लिंक पर ले लिया जाए या सवालनामा इरसाल कर दिया जाए। उन्होंने लिखा कि मैं अपने वकला को इख्तियार दे रहा हूं कि GIT के सामने पेश होकर मेरा मौक़िफ़ पेश करें। मेरे ऊपर दर्ज मुकदमे में लगाए गए इल्ज़ामात में बुनियाद है। मैं हर लिहाज से तफ्तीशी हुक्काम से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। उधर रावलपिंडी नैब ने आज अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से उस वक्त की तमाम काबीना को तफ्तीश के लिए नोटिस जारी किए थे। इन नोटिस के जरिए उन्हें ज़ाती हैसियत में पेश होकर बयान कलमबंद कराने का पाबंद किया गया था। इस केस के हवाले से चहमगोइयां जारी हैं कि इमरान खान की काबीना के मुतअद्दिद अरकान इस केस के हवाले से वादा माफ गवाह के तौर पर सामने आ सकता है। आज फवाद चौधरी, जुबैदा जलाल नैब ऑफिस आए, जहां उन्होंने अपना बयान कलमबंद कराया। शेख रशीद जो इमरान खान के दौर में काबीना के अहम अरकान में शामिल होते थे, वो आज नैब में तो पेश नहीं हुए, लेकिन उन्होंने इस नोटिस का जवाब जरूर जमा कराया, जिसमें उनका मौक़िफ़ था कि वफाकी काबीना में अलकादर ट्रस्ट केस का मामला जब आया तो मैं काबीना मीटिंग में मौजूद नहीं था।
काबीना में अलकादे ट्रस्ट केस आइटम आने से कबल काबीना इजलास छोड़कर चला गया था। शेख रशीद ने अपने जवाब में मजीद कहा कि मेरे पास अलकादे ट्रस्ट केस से मुताल्लिक कोई सबूत या इंफॉर्मेशन नहीं है। यह मामला काबीना में आने के वक्त उस वक्त के एहतसाब के वजीर शहजाद अकबर से ताल्लुकात ठीक नहीं थे। शेख रशीद की जानिब से नैब में जमा कराए जाने वाला जवाब सफेद झूठ मालूम होता है, क्योंकि इससे कबल ये एक से ज्यादा मरतबा टीवी प्रोग्राम्स में एतराफ़ कर चुके हैं कि जब तस्वीर का मामला काबीना में आया तो उस वक्त इजलास में वो शामिल थे और इमरान खान चाहते थे कि मामला जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि एनसीए नहीं चाहता था कि इस मामले को तूल दिया जाए। अब एनसीए के मामले पर उस वक्त के वजीर दाखिला शेख रशीद ये कह रहे थे कि कैबिनेट का डिसीजन है कि इस हवाले से बातें बाहर नहीं करनी है, और एनसीए से किया गया मुआहदा वो भी खुफिया रखा गया। 460 अरब या 190 मिलियन पाउंड्स का ये केस है जो एनसीए ने रकम पाकिस्तान मुंतकिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से वाज़े तौर पर जो जुर्माना आयद किया था एक बिजनेस टाइकून के ऊपर, और उस जुर्माने के अंदर ये वाज़े लिखा गया था कि 7 साल के अंदर आपको 460 अरब रुपए किस्तवार जमा कराने हैं, और तभी उनकी जो निचिंग हाउसिंग सोसाइटी है उसको गोएड दिया गया था कि वो अपना काम जारी रखे। अब 7 साल का ये प्लान था, एनसीए जुर्माना करती, वो पैसे पाकिस्तान आते हैं, वो पैसे बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करा दिए जाते हैं जो उस मद में नहीं होते हैं। और फिर इसमें एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यह है कि कैबिनेट से एक बंद लिफाफे पे गोहेड लिया गया, अप्रूवल ली गई, और अल्टीमेटली जो 7 अरब रुपए हैं बराह रास्त इसका फ़ायदा इमरान खान को पहुंचाया गया है। अब इमरान खान उनके काबीना मेंबरान को तफ्तीश के लिए बुलाया जा रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं। अगर वादा माफ गवाह बन जाते हैं तो इमरान खान के खिलाफ ये भी एक सख्त केस बन जाएगा जो मुस्तकबिल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन और पार्टी सरबराही से हटाने तक मामले को ले जा सकता है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पॉलिटिकल डोमेन में क्या हो रहा है माशी मैदान में, क्योंकि हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और बजट पेश करने से पहले IMF को एक बार पुकारा जा रहा है और IMF भी डू मोर का मुतालबा कर रहा है। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ है। पहले ऐसा हुआ करता था कि मईशत इंतहाई सादगी से 2+2=4 के हिसाब से आगे बढ़ा करती थी, चाहे आप उंगलियों पर गिने या कैलकुलेटर पर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मईशत के पैमाने बदल गए हैं। हमें हर सियासी फैसले, चाहे वो अदल के नाम पर हो या कीना और बुग़्ज़ के नाम पर हो या रियासती रेट कायम करने के नाम पर हो, इसकी कीमत डॉलरों या रुपयों में अदा करनी पड़ती है। अब अगर इसी तराजुर में हम पाकिस्तान को देखें तो यह बात सामने आती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान की माशी हालत की जिम्मेदार है। हर तरह के सरमायाकार, ख्वाह मुल्की हों या बैनुल-अक़वामी, सरमायाकारी और इक़्तिसादी मंसूबे शुरू करने से खौफज़दा रहते हैं। इस बात की जानिब आज वज़ीर आज़म ने अपनी एक ट्वीट में इशारा किया और उनका कहना था कि इमरान खान की ना रुकने वाली मज़ामती सियासत, लॉन्ग मार्च और धरनों से मुल्क में सियासी और माशी बहरान पैदा हुआ और इसके ज़रिए इमरान खान ने सरमायाकारों में बेयकीनी की कैफियत पैदा की है, जिसकी वजह से अब वो अपना सरमाया लगाने से गुरेज कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने लिखा कि सिर्फ 9 मई के वाक़यात ही ने मईशत को अरबों रुपयों का नुकसान पहुंचाया है, जो इमरान खान के मुल्क मुखालिफ नापाक अज़ाइम और ये उनके नापाक अज़ाइम को खुल्लम खुल्ला सबूत भी है। इसके अलावा बेतहाशा करप्शन की दास्तानें अलहदा हैं। माशी महाज पर हुकूमत इस वक्त मुकम्मल बेबसी की तस्वीर दिखाई देती है। इसहाक डार IMF से डील की खुशखबरियां सुनाकर थक चुके तो मौसूफ को यह कहना पड़ा कि IMF आता है आए, नहीं आता ना आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर वजीर आजम और वजीर खजाना IMF के रवैये पर झुंझलाहट का शिकार दिखाई दिए। आखिरकार इसहाक डार को कहना पड़ा कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। समझ से बालतर है कि IMF अब क्या चाहता है। फिर हमने देखा कि हालात ये पहुंचे कि इसहाक डार साहब IMF के नाम से ही दूर भागने लगे। वज़ीर आज़म ने भी इस हवाले से वाज़ेह किया कि IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी है। पिछली हुकूमत की वादा खिलाफी के बायस हमें IMF की कड़ी शराइत पूरी करना पड़ी। अब हुकूमत ने बजट पेश करने से सिर्फ 10 रोज़ पहले IMF से रब्ता किया है। इस कोशिश को IMF के साथ आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF की MD क्रिस्टनीला जॉर्जिया से रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने प्रोग्राम के लिए नवा जायजा मुकम्मल करने में मदद तलब की है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से बजट तजावीज़ भी IMF के साथ शेयर की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ारत ख़जाना को बजट IMF के साथ मिलकर तैयार करने की हिदायत की है, यानी पाकिस्तान ने IMF के साथ मिलकर बजट तैयार करने की यकीन दहानी कराई है। लेकिन दूसरी जानिब IMF ने भी कर्ज फराहमी के लिए मज़ीद शराइत आयद कर दी हैं। IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर की जानिब से कर्ज फराहमी के नए मुतालबात सामने आए हैं। नेथन पोर्टर का कहना था कि पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बहाली करे, पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग दरकार है, हुकूमत मकामी टैक्स आमदन बढ़ाने के इकदामात करे और हुकूमत सरकारी इदारों के नुकसान को कम करे। इसके अलावा उन्होंने हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान की सियासत पर भी तबसरा किया है और सियासी मामलात को आइन और कानून के मुताबिक हल करने पर जोर दिया है। बजट से सिर्फ 10 रोज़ पहले IMF की जानिब से नई शराइत आने का मतलब है कि पाकिस्तान में भी
अभी IMF माहदे से खासा दूर है। दूसरी जानिब हुकूमत के साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने का वाहिद तरीका IMF से रुजू है। हुकूमत सिर्फ 2 से 4 माह तक मईशत को खींच सकती है। अब सवाल यह है कि हुकूमत की जानिब से IMF की तमाम शराइत तस्लीम करने के बावजूद IMF हर नई बार एक नया मुतालबा सामने लेकर क्यों सामने आ जाता है, और क्या हुकूमत के पास IMF के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद है? इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, हुकूमत बजट पेश करने जा रही है, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि वजीर खजाना इसहाक डार मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि IMF आता है, आए नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF MD के साथ जो बातचीत की है उससे लगता है कि मुश्किल तो है। अब बजट पेश करना और IMF के बगैर पेश करना हुकूमत के लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जिस मालियाती निज़ाम का हम हिस्सा हैं, उस मालियाती निज़ाम में जब किसी भी IMF के मेंबर मुल्क के पास जो फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर हैं वो बहुत ख़तरनाक लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो फिर हम कहते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेकिन जिसका मतलब ये है कि जिसने मदद को आना है वो एक ही इदारा है जिसका मैंडेट है, और वो इदारे का नाम है IMF। दूसरा इशू ये बनता है कि कोई भी और लेंडर जो है जो किसी मुल्क को उधार देता है, कर्जा देता है, वो IMF की तरफ देखता है कि क्या IMF जो है उसकी तरफ से, जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ गुड हेल्थ, वो मिलता है या नहीं मिलता। अगर सऊदी अरेबिया ने कुछ कर्जा देना है, अगर चीन ने कुछ कर्जा देना चाहते हैं, या कोई मल्टीलैटरल इदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उनका किसी भी इदारे का अपना कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है। मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो प्रोवाइड करता है वो IMF प्रोवाइड करता है, और इस वजह से जब तक IMF के पैकेज का अम्ब्रेला जो है, छतरी जो है, वो हमको नहीं मिल पाती, तो बाकी जो हमारे जो लेंडर्स हैं, जो हमें कर्जा देना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, असिस्टेंस देना चाहते हैं, वो भी अपना कर्जा। डॉक्टर साहब, कता कलामी के लिए माजरत, लेकिन IMF मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर का जो स्टेटमेंट सामने आया है उसमें वो डू मोर का मुतालबा कर रहे हैं, और उसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिजर्वेशंस इज कि आप सबसे पहले जो दोस्त ममालिक हैं उनसे कुछ यकीन दहानियां लें, जब तक वो रकम इकट्ठी नहीं होगी हम ये जो $1.2 बिलियन की जो ट्रॉन्च है वो जारी नहीं करेंगे। तो आप जैसे कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेंडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो IMF मामलात मैच्योर होने के बाद हमें लेंड करेंगे, लेकिन उससे पहले IMF ये कह रहा है कि आप ये गारंटीज लेंगे, श्योरिटीज लेंगे तो फिर हम ये पैसे देंगे। देखिए, यहाँ पे लगता है ऐसे है कि पाकिस्तान वो मुर्गी और अंडे वाला जो खेल है उसमें कहीं फंस गया है। IMF वाले ये कह रहे हैं कि पहले जो आपका फाइनेंसिंग गैप है, जो रह गया है, वो आप गारंटी करवाएं चीन से, सऊदी अरेबिया से या UAE से, कि वो पुर किया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शायद ये ममालिक जो हैं ये हमें कह रहे हैं कि IMF का पैकेज पहले बहाल कर लिया जाए, उसके बाद जो है वो हम अपनी इमदाद के जो दरवाजे हैं वो खोलेंगे। यहाँ पे जो मुझे महसूस हो रहा है कि एक एतबार और एतमाद का जो रिश्ता है वजारत ख़जाना हुकूमत पाकिस्तान का, उसमें किसी किस्म का फुकदान आया है IMF और वजारत ख़जाना के दरमियान। और उसकी वजह शायद ये सामने आती है कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे जो माशी फैसले हैं वो सियासी बुनियादों पे किए जा रहे हैं। सियासी बुनियाद के ऊपर माशी फैसले लिए जाते हैं जिसका मुल्क को और मुल्क में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानियों को तारीख गवाह है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो फैसला साज शख्सियात जो हैं, चाहे वो PTI की हुकूमत की हों या वो PDM की हुकूमत की हों, दोनों ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बहुत सारे ऐसे माशी फैसले लिए हैं जिनकी बुनियाद सियासी थी, और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स जो हमने IMF के साथ कर रखे थे। अब याद रखें कि ज़हन में रखें कि जो ओरिजिनल मुआहदा है IMF के साथ वो 2019 में हुआ था, और वो साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत में जी, हुआ। यही आज इसहाक डार साहब ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो इमरान खान साहब की हुकूमत में IMF के साथ जिन शराइत के ऊपर मामला तय किए गए थे वही हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम कितना ज़रूरी है, मतलब IMF के बगैर भी हम बजट पेश कर सकते हैं या बजट पेश करने के मुताबिल नहीं है इस वक्त IMF की मदद के बगैर? देखिए, 2 बातें हैं। बजट पेश तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ पेश किया जाएगा क्या उसके ऊपर अमल दरामद हो सकेगा या नहीं, सबसे बड़ा सवाल वो है। इस वक्त बजट का बनाना बहुत ही मुश्किल काम होगा, और उसकी वजह यह है कि अगर हाजिर साल के आप बजट को देखें तो 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो सूबों को रकम बांट दी गई है
उसके बाद विफाकी हुकूमत के पास कोई 5,000 अरब बचता है और 5,000 अरब की कर्जे की अदायगी है। तो आप सोचिए कि ये जो हाजिर साल है उसमें कर्जों की अदायगी के बाद विफाकी हुकूमत के पास कुछ नहीं बचता। वो तो सब और डेट सर्विसिंग में चला गया। डिफेंस का बजट देना है, कोई 550 अरब रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, कोई 1100 अरब की ग्रांट्स हैं, कोई 600 अरब की सब्सिडीज हैं। इन सब चीजों के लिए हुकूमत के पास हाजिर साल में बजट के अंदर कोई पैसा नहीं बचता। अब अगले साल जो है यही प्रॉब्लम रहेगी। कहा जा रहा है कि जो कर्जों की अदायगी में रकूम है वो लगभग 7,000 अरब से ज्यादा होंगे। तो यहाँ तो हवाई फिगर्स खींची जाएंगी, बहुत बड़ा एक रेवेन्यू टारगेट रखा जाएगा, या फिर जो बजट पेश किया जाएगा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो पाएगा और बहुत सारे मिनी बजट सामने आएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, इसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी है, और वो ये है कि हुकूमत अगर इलेक्शंस में जाना चाहती है तो जिस तरह से होता है कि जो इलेक्शन से पहले बजट होता है उसको इलेक्शन बजट भी कहते हैं, जिसमें पॉपुलर डिसीजंस होते हैं। यूँ लगता है जैसे खजाने का मुंह आवाम के लिए खोला है, जो भी है अवेलेबल वो जहाँ से खींच के आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। आपको लग रहा है कि हुकूमत ये करने की पोजीशन में है? और क्योंकि अगर IMF के साथ करते हैं तो IMF की तो बड़ी कंडीशंस होंगी, बड़े चेक्स होंगे बजट के ऊपर भी, तो IMF के बगैर ही हुकूमत इस तरह के पॉपुलर डिसीजंस कर पाए? देखिए, हुकूमत ये चाहेगी कि एक सियासी बजट आए जिसका आपने जिक्र किया। IMF ये चाहेगी कि एक माशी बजट आए। तो एक नेचुरल सा क्लैश है कि अगर हुकूमत जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, तवक्को रखे हुई है कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो वो एक सियासी बजट सामने लेके आएंगी। और अगर IMF की सुपरविजन में बनना है और अगला IMF का पैकेज भी हमें हमें लेना है, तो फिर IMF ये चाहेगा कि एक माशी बजट हो। देखिए, अगले माली साल में जो हमारी बैरूनी अदायगियां हैं वो लगभग 41.8 अरब डॉलर की हैं, सिर्फ एक साल के अंदर। तो फॉलोइंग फिस्कल ईयर जो है वो बड़ा मुश्किल साल होगा। IMF के अलावा मेरे जहन में या मेरी समझ में तो और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं। डॉक्टर साहब लास्टली वेरी क्विकली, जो हमने देखा कि डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा, हुकूमत क्या हम जोहमा ने, फ्रंट लाइनर्स ने ये कहा कि जी हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं या हमारा झुकाव चीन की तरफ हो गया है। आपको लगता है कि ऐसे में चीनी ब्लॉक या चीनी एंड को मदद कर सकता है पाकिस्तान की, या वहां से कोई अरेंजमेंट किया हुआ है, हुकूमत बता नहीं रही? देखिए, मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि IMF के पैकेज के बगैर हमारे प्रॉब्लम जो हैं, माली प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं हो सकते। चीन हो, सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो सब मिल के भी कर लें, लेकिन तारीख गवाह है कि जो मॉनिटरिंग प्रोग्राम है वो सिर्फ IMF के पास है। और चीन और सऊदी अरेबिया भी माजी में हमें ये कह चुके हैं कि IMF के प्रोग्राम की छतरी आपके पास आएगी तो फिर हम अपना इमदादी दरवाजे या अपनी तिजोरी के दरवाजे खोलें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सलीम, माहिर इक़्तिसादी अमूर, हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे एक इंटरेस्टिंग और अनफॉर्चुनेट खबर है कुआलालंपुर से, वो क्या है आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। आज सबसे अनोखी खबर कुआलालंपुर से आई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक तैयारा लीज के पैसों की अदम अदायगी की बिना पर वहां रोक लिया गया। जैसे पाकिस्तान में कागजात की अदम मौजूदगी की सूरत में मोटरसाइकिल थाने में बंद कर दी जाती है, बोइंग 777 कुआलालंपुर में रोक दिया गया। इस तैयारे में मुसाफिरों के साथ 10 फ्लाइंग स्टाफ मेंबर्स भी शामिल थे। यह तैयारा जैसे ही कुआलालंपुर में उड़ान भरने के लिए तैयार हुआ तो मलेशियन हुक्काम ने इसे परवाज भरने की इजाजत नहीं दी। ये वही तैयारा है जिसे 2021 में भी इसी मुल्क में रोका गया था, तब तहरीक इंसाफ का दौर था। तब भी इसी तैयारे में 170 के करीब मुसाफिर सवार थे और उनके साथ भी यही सलूक हुआ था जो अब की बार मुसाफिरों के साथ हुआ है। इस तैयारे के बार बार रोके जाने की असल कहानी ये है कि PIA ने कुछ अरसा कबल इस तैयारे को मलेशियन कंपनी से लीज पर लिया था। लीज रकम की अदम अदायगी पर मुतल्लिका कंपनी ने वाजिबात वसूली के लिए मकामी अदालत में हुक्मनामा हासिल किया था। अदालती अहकामात पर कुछ अर्सा कबल भी इस बोइंग तैयारे की जब्तगी की कार्रवाई कुआलालंपुर एयरपोर्ट पर की गई थी। बादअज़ा सफारती चैनल के जरिए वाजिबात अदायगी की यकीन दहानी पर तैयारे को रवानगी की इजाज़त दी गई थी। इसके बाद अब एक बार फिर $4 मिलियन की अदम अदायगी पर PIA परवाज पर मुश्तमिल तैयारे को उड़ान भरने से रोक दिया गया। दूसरी जानिब कुआलालंपुर में तैयारा रोकने की खबर पर तर्जुमान PIA का मौक़िफ़ भी सामने आया, जिसमें कहा गया कि कौमी फ़ज़ाई कंपनी का मज़कूरा बोइंग 777 तैयारा PIA की अपनी मिल्कियत है। इंजन लीजिंग कंपनी ने मलेशिया की एक अदालत में गलत आदाद शुमार जमा करा के हुक्म इम्तनाई हासिल किया था। तर्जुमान के मुताबिक क्लेम की $4.5 मिलियन की रकम, जो कुल वाजिबुल अदा रकम $1.8 मिलियन थी, वो अदा हो चुकी है।
इसी वजह से ये मसला सिफारती ज़राए से हल हो गया और जहाज़ लीज पर होने के बाद रात गए कुआलालंपुर से इस्लामाबाद पहुंच गया है। हमारी कौमी एयरलाइन क्या थी और इस पर क्या दिन आ गए हैं, इसके बारे में तो आगे चलकर बात करते हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या इस सूरत हाल से बचना मुमकिन था। अव्वल तो हमारे कौमी इदारे का इस तरह किसी दूसरे मुल्क की प्राइवेट कंपनी का नादहिंदा होना कोई बहुत इज्जत अफजाई की बात नहीं है, लेकिन ये सब घंटों में या अचानक तो नहीं हुआ। जाहिर है कि PIA की इंतजामिया के इल्म में ये बात होगी कि मज़कूरा तैयारे के बारे में बरतानिया और कुआलालंपुर की अदालतों में केसेस दायर हैं। ऐसी सूरत में इस तैयारे का इसी रूट पर भेज दिया जाना जो कि मज़कूरा अदालत की जुरिस्डिक्शन में आता हो, क्या बदइंतज़ामी की आला मिसाल नहीं है। अगर ऐसा कोई ख़तरा था और किसी बैनुल-अक़वामी अदालत में मज़कूरा तैयारे को रोक लेने के बारे में एक दरख्वास्त ज़ेर समात थी, तो इस तैयारे को फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता था, ताकि ना तो पाकिस्तान की जगह सही होती और ना मुसाफिरों को इस किस्म की परेशानी उठाना पड़ती। देखने की ज़रूरत यह है कि ये सब क्या सिर्फ एक बार इंतज़ामिया की गलती थी या कहीं एयरलाइन के अंदर मौजूद किसी काली भेड़ ने जानबूझकर ऐसा किया ताकि तैयारा रोक लिया जाए। हमारी कौमी एयरलाइन 1955 में सिर्फ 13 हवाई जहाज़ों के साथ इतने कम फ्लीट के साथ कायम हुई थी। अगले ही बरस PIA की पहली इंटरनेशनल फ़्लाइट लंदन बरास्ता कायरा उर्दम पहुंची। इसके अगले चंद बरसों में PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होने लगा। मयार और सहूलियात के अलावा इस ज़माने में PIA को ये एजाज़ भी हासिल था कि इसकी 90% से ज़ायद परवाज़ें अपने टाइम पर उड़ती और अपनी मंजिल पर पहुंचती थी। इस सुनहरी दौर में PIA एशिया की पहली एयरलाइन थी जिसने जेट हवाई जहाज़ खरीदा। इसके बाद कई बरसों तक दुनिया के आसमानों पर PIA का राज रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई दोस्त ममालिक ने PIA की मदद से अपने ममालिक में एयरलाइंस कायम की जो आज दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस बन चुकी हैं। लेकिन इस दौरान 90 की दहाई में हमारी कौमी एयरलाइन के इन्हितात का आगाज़ हुआ और गुज़श्ता 20 बरस से आने वाली हर हुकूमत के बुलंद बांग दावों के बावजूद इसकी कारकर्दगी मुसलसल ज़कार है और हर साल इसको होने वाले नुकसान में इजाफा ही होता गया है। समझ नहीं आता है कि जिस रूट पर इंटरनेशनल तो क्या पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस भी मुनाफे में जा रही हों, वहाँ भी कई बरसों से PIA की किस्मत में नुकसान ही नुकसान लिखा है। ये वही एयरलाइन है जो कहती है कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और ये खुद नहीं कहती बल्कि अक़वाम आलम के लोग कहते थे कि ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। लेकिन अब इस इन्हितात का शिकार है। यकीनन इस अमर के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं वो सब जानते हैं, लेकिन इसको करेक्ट कौन करेगा, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।